Hello dear student, I am Professor Pavan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. इस वीडियो में हम शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझेंगे। एज यू नो, कंपनी इशू शेयर्स फॉर कैश और बदले में जो कैश मिलता है उससे वह असेट्स परचेस करती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी को वह असेट्स देने को तैयार हो और बदले में कंपनी के शेयर लेना चाहता। तो कंपनी क्या करेगी? उसे शेयर इशू कर देगी और बदले में असेट्स ले लेगी। इसे ही शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी का काफी समय भी बच जाता है। जैसे कि पहले कंपनी शेयर इशू करती है, उससे जो पैसा आता है उससे एसेट्स खरीदती है। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि कंपनी डायरेक्ट ही असेट्स परचेस करेगी और उन्हें क्या दे देगी? शेयर्स दे देगी। इसे ही क्या कहते हैं? शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में नॉर्मली हमें 3 टाइप्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। नंबर 1, assets purchased, number 2, business purchased, and number 3, share issued for services। इसलिए हम वन बाय वन तीनों प्रॉब्लम्स को समझेंगे। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम्स है assets purchased। कौन सी? assets purchased, मतलब हमने assets purchase की और बदले में क्या किए? शेयर इशू किए। इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब भी हम शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन की प्रॉब्लम देखेंगे तो हमें नॉर्मली 2 जनरल एंट्रीज करनी होती है। नंबर 1 जनरल एंट्री होगी हमारी असेट्स परचेस करने की। नंबर 2 सेकेंड जनरल एंट्री हमारी होगी अमाउंट पे करने की। अमाउंट पे करना है यानी बदले में हम क्या देंगे? शेयर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? हम शेयर इशू करेंगे। तो देखिए कौन सी जनरल एंट्री बनती है। जब भी हम असेट्स परचेस करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी असेट्स परचेस करते हैं तो हमारी जो एंट्री बनती है वो ये बनती है असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट डीआर क्यों? क्योंकि असेट्स, आप रूल जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है, जो भी वस्तुएं आती है, जो भी असेट्स आती हैं वो सब क्या होती है? डेबिट। तो मान लीजिए अगर आप मशीनरी खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? यहाँ पे वेंडर है। सपोज कीजिए वो एक्स लिमिटेड हुआ तो हम क्या लिख देंगे? टू एक्स लिमिटेड। मतलब हमने असेट्स परचेस करने की एंट्री कर ली। क्या बनेगी वो एंट्री? मशीनरी अकाउंट डीआर टू एक्स लिमिटेड। यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एंट्री हुई हमारी असेट्स परचेस करने की, जो 11th में आपने काफी की है। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि इसके बदले में हमें क्या इशू करना है? उसे शेयर इशू करना है। क्या इशू करना है? शेयर इशू करना है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग जानते हैं कि हम जो भी शेयर इशू करते हैं वो शेयर इशू होते हैं या तो एक पार वैल्यू पर या प्रीमियम पर। किस पर इशू होते हैं? पार पर या प्रीमियम पर। तो जब भी आप किसी भी बंदे को शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये वाली बनेगी, अमाउंट पे करने की। कौन सी एंट्री बनेगी? अमाउंट पे करने की। नॉर्मली आप एंट्री करते हैं वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। लेकिन क्या आप यहां पर कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कैश या चेक से पेमेंट कर रहे होते तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम हमें समझने की जरूरत ही नहीं होती कि शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां पर अमाउंट पे करने के बजाय उसे क्या इशू कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। तो एंट्री वही बनेगी वेंडर अकाउंट डीआर और बदले में हमने उसे क्या दिया? शेयर कैपिटल। क्या दिया उसे? शेयर कैपिटल। तो यहां पर कैश की जगह क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। अगर आपने इक्विटी शेयर दिए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दिए हैं तो प्रेफरेंस। और अगर यही शेयर आपने किस पर इशू किए? प्रीमियम पर इशू किए तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। मतलब जब भी शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम बिजनेस असेट्स परचेस करते हैं तो हमें कितनी जनरल एंट्री पास करनी होगी? 2 जनरल एंट्री पास करनी होगी। नंबर 1
for purchasing of assets. Number 2, payment in term of shares. अब हम देखते हैं कि इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, एबी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 1 लाख from Rakesh Sharma, payable in fully paid equity share of 100 each, pass necessary journal entry in the book of AB Limited. Number 1 at par, number 2 at premium. चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे पार पर शेयर इशू की हो या प्रीमियम पर, सबसे पहले तो आपको असेट्स परचेस करने की जनरल एंट्री पास करनी होगी। जो जनरल एंट्री आपकी बन रही है, हमने मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डीआर टू राकेश शर्मा, यानी असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। कितने की मशीन परचेस की थी? 1 लाख रुपीस की हमने मशीनरी परचेस की थी, तो 1 लाख रुपीस यहां पर क्या कर दिए हमने, डेबिट और क्रेडिट। अब शर्मा जी को पेमेंट देना है हमें, क्या देना है, शर्मा जी को पेमेंट देना है। तो शर्मा जी क्या बन जाएंगे, रिसीवर, पेमेंट रिसीव करेंगे शर्मा जी। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट, राकेश शर्मा डीआर। लेकिन क्या हमने शर्मा जी को कैश दिया? नहीं, क्या दिया हमने, शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, और जनरल एंट्री आ जाएगी बीइंग द इक्विटी शेयर अलॉटेड टू राकेश शर्मा। ठीक है, मतलब वो सिंपल कंसेप्ट है हमारा। जब भी हम असेट्स खरीदते थे तो हम लिखते थे असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर और वेंडर टू कैश। तो यहां पर सिंपल हमें टू कैश के बजाय क्या लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन वहीं पर अगर ये शेयर शर्मा जी को प्रीमियम पर इश्यू होते हैं तो स्टूडेंट एक गलती कर देता है। नॉर्मली वो जनरल एंट्री बनाता है असेट्स खरीदने की, तो वही बनेगी मशीनरी टू राकेश शर्मा। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो उसका यहाँ पे भी कंसेप्ट ठीक होता है, राकेश शर्मा डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन वहां पर वो गलती ये कर देता है, राकेश शर्मा जी को 1 लाख रुपए देने हैं तो वो डेबिट कर देता है, शेयर कैपिटल में भी 1 लाख लिख देता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कितने चले जाते हैं, उसके 25,000 रुपीज चले जाते हैं। बस ये एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है हमसे। तो जब भी आप ये ध्यान रखें कि जब भी शेयर इशूड काय पर होंगे, प्रीमियम पर होंगे, बदले में आपने असेट्स परचेस की हो या सर्विसेज ली हो या प्रोमोटर्स को शेयर इशू की हो या बिजनेस की हो, जब भी शेयर प्रीमियम पर इशू होंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल, मतलब हमें कितना रुपया देना है, डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, इश्यू प्राइस भी बोल सकते हैं। मतलब सिंपली हमें जितना भी अमाउंट पे करना है उसको डिवाइड करना है इश्यू प्राइस से। तो यहां पर हमारा अमाउंट पेबल था 1 लाख रुपीस, उसके बदले में एक शेयर हम कितने रुपीस का इशू कर रहे हैं, 100 प्लस 25 मतलब 125। तो शर्मा जी को हमें कितने शेयर इशू करना है, 800 शेयर इशू करना है। शर्मा जी को हमें 800 शेयर इशू करना है। तो बात हो गई कि 800 शेयर इंटू 100, 80,000 फॉर कैपिटल और 20,000 अगेंस्ट प्रीमियम। तो एंट्री बनेगी राकेश शर्मा अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। जब भी हमें नंबर ऑफ शेयर इशूड मिल जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अब कैपिटल के अगेंस्ट कितना अमाउंट आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट कितना अमाउंट लिखना है। कितने शेयर हमने इशू किया ये निकाल लें, उसको मल्टीप्लाइड कर लें उसकी पार वैल्यू से एंड प्रीमियम अमाउंट से, तो दोनों अमाउंट्स हमारे क्या आ जाते हैं, फिक्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, वो प्रॉब्लम हमारे सामने होती है कि यदि हमने शेयर्स इशू किए अगेंस्ट सर्विसेज, किसके अगेंस्ट शेयर इशू किए, सर्विसेज। तो कोई भी सर्विसेज लेने के लिए आप लोग जानते हैं सर्विसेज हमारे लिए क्या होंगी, एक्सपेंसेस होगी। मान लीजिए आपने शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए हैं। प्रमोटर्स क्या होता है ये आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। प्रमोटर्स नॉर्मली वो होते हैं जिनके दिमाग में कंपनी को फॉर्म करने का विचार आता है, तो उन्हें अगर कोई शेयर इशू होते हैं तो एंट्री बनती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू प्रमोटर्स अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने से रिलेटेड दी गई उनकी सर्विसेज के बदले हम उन्हें ये शेयर्स दे रहे हैं, इसलिए उसे क्या माना जाता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अंडरराइटर्स को अगर हमने उनकी कोई वैल्यूएबल सर्विसेज के लिए शेयर दिए हैं तो एंट्री आती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर। पेमेंट किसको देना था,
पहली कंडीशन में पेमेंट देना था प्रमोटर्स को, तो हमने क्रेडिट किया प्रमोटर्स को। सेकंड कंडीशन में हमें पेमेंट किसको देना था, अंडरराइटर को, तो हमने अंडरराइटर को क्रेडिट किया। क्वेश्चन ये उठता है, हु इज अंडरराइटर? अंडरराइटर कौन होता है? देखिए, अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो कंपनी को शेयर बेचने में या डिबेंचर बेचने में क्या करता है, हेल्प करता है। लाइक वो कमीशन एजेंट होता है। लेकिन नॉर्मल कमीशन एजेंट और अंडरराइटर में एक डिफरेंस होता है कि वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं, सपोज कीजिए कि मैं इतने शेयर बिकवा दूंगा, उसने कहा मैं कंपनी के 6 लाख शेयर सेल करवा दूंगा और बदले में 3% कमीशन चार्ज करूंगा उसकी इशू प्राइस का। ठीक है, तो मान लीजिए इशू प्राइस 10 रुपए थी, तो 60 लाख रुपए का 3% मतलब 1,80,000 हमें उसे क्या देना होगा, कमीशन देना होगा। लेकिन अंडरराइटर्स के साथ एक प्रॉमिस जुड़ा होता है कि यदि वो कंपनी के 6 लाख शेयर्स के बजाय 5 लाख शेयर्स बिकवा पाया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे 5 लाख शेयर्स की जो 50 लाख प्राइस है उस पर 3% कमीशन दे दिया जाए। उसे ये करना होगा कि 1 लाख शेयर्स उसे खुद को परचेस करने होंगे। तो अंडरराइटर्स गारंटी देता है और अगर वो गारंटी पूरी नहीं कर पाता है तो बदले में वो शेयर वो खुद खरीद लेता है। तो अंडरराइटर्स को जो कमीशन दिया जाता है वो कहलाता है अंडरराइटिंग कमीशन। देखिए, चाहे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो या अंडरराइटिंग कमीशन हो, दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं और आप जानते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और क्रेडिट किसे किया जाता है, जिसने हमें वो सर्विसेज दी हैं। तो किसने सर्विसेज दी हैं, प्रमोटर्स हैं तो प्रमोटर्स क्रेडिट होंगे और अंडरराइटर्स हैं तो अंडरराइटर्स क्रेडिट होंगे। पेमेंट की जनरल एंट्री तो जैसी पहले थी वैसे ही बनेगी। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, AB Limited issued 2500 share rupee 10 each credited as fully paid to promoters for their services and issued 2000 share of rupee 10 each credited as fully paid to underwriters for their underwriting services. Generalize the transaction. तो यहां पर हुआ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू प्रमोटर्स 25,000 कैसे आया। देखिए, आपने प्रमोटर्स को इशू किए 2500 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो कितना अमाउंट हो गया 25,000। मतलब कहने की बात हुई कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कितने हुए 25,000 हुए। तो एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू प्रमोटर्स। अब चूंकि प्रमोटर्स को ये अमाउंट पे करना है तो एंट्री बनती है प्रमोटर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बदले में हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन शेयर्स काय पर इशू होते, प्रीमियम पर, तो आपको पता है कि आपको क्या करना होता, आपको यहां पर कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द प्रमोटर्स। अंडरराइटर को भी हमने यहाँ पर 2000 शेयर्स इशू किए हैं, तो एंट्री बनी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू अंडरराइटर्स। कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज, तो कितना आ गया 20,000, मतलब अंडरराइटर कमीशन कितना हुआ 20,000 रुपीज। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू अंडरराइटर्स एंड बाद में वो पेमेंट कर देंगे, तो अंडरराइटर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल आएगा, ध्यान रखिए कैश नहीं आएगा, क्योंकि हम पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं, पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं हम, शेयर कैपिटल्स के थ्रू। अब लास्ट प्रॉब्लम जो कि शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में आती, कि कई बार हम असेट्स नहीं खरीदते हैं। क्या नहीं खरीदते हैं, असेट्स नहीं खरीदते, हम एक रनिंग बिजनेस को परचेस कर लेते हैं। अब जब बिजनेस को परचेस करा है तो बिजनेस परचेस करते समय हमारे पास ढेरों असेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री बनती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर। मतलब जितनी भी असेट्स को हम परचेस कर रहे हैं, चाहे लैंड परचेस कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं, प्लांट परचेस कर रहे हैं, वो सारी डेबिट हो जाएगी। कौन सी प्राइस पर, एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस मतलब हमने बोला हम आपकी बिल्डिंग 1 लाख रुपए में ले लेंगे, लैंड 50,000 में ले लेंगे और मशीनरी के 20,000 चुकाएंगे। दिस इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू। सेम इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज, क्योंकि हम बिजनेस ले रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी हो सकती है, क्रेडिटर हो सकते हैं, लोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसके बदले भी हम उन्हें एग्रीड वैल्यू देंगे। क्या देंगे, एग्रीड वैल्यू का अमाउंट पे करेंगे। तो असेट्स लेते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट, और बदले में हम उन्हें देते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन वो वैल्यू होती है जितना अमाउंट हम उस पर्टिकुलर वेंडर को पे करने का क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं।
तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट टू वेंडर्स। अब आप यहां देख रहे होंगे कि एक तो हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया और एक कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया। क्या होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व? देखिए यहां पर हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं, बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में असेट्स भी होती है और लाइबिलिटीज भी होती है, तो हमें क्या निकालनी होती है, नेट असेट्स निकालनी होती है। क्या होती है, नेट असेट, जिसका फॉर्मूला होता है ऑल असेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। तो आपकी निकल जाती है नेट असेट्स। उस नेट असेट्स को हम कंपेयर करते हैं परचेस कंसिडरेशन से, कि हमने आपकी बिजनेस को परचेस करने के बदले कितने रुपए दिए। मान लीजिए नेट असेट से 1 लाख, परचेस कंसिडरेशन है 1,20,000, मतलब परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट असेट्स कम है, तो मतलब ये हुआ कि आपने 20,000 रुपए ज्यादा पे कर दिए। ये 20,000 रुपए किसके अगेंस्ट पे किए हमने, गुडविल के। रिवर्स केस भी हो सकता है कि नेट असेट्स हो 1,20, परचेस कंसिडरेशन 1 लाख, तो हमारी सेविंग कितनी हुई, 20,000। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20,000 है हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, जिसे हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। मतलब गुडविल आई तो डेबिट होगा, रिजर्व आया तो क्रेडिट होगा। इसमें भी यही जनरल एंट्री बनेगी और पेमेंट की जनरल एंट्री ठीक वैसे ही बनेगी जैसा कि आप पहले 2 केसेस में देखे थे। तो जब भी आपके सामने बिजनेस परचेस करने का न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट असेट्स, क्योंकि नेट असेट्स कैलकुलेट किए बिना आपका कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं निकलेगा। तो जब भी बिजनेस परचेस करने का न्यूमेरिकल आता है तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नेट असेट्स। नेट असेट्स कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व और गुडविल का अमाउंट निकालेंगे और फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है। राकेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विजय लिमिटेड फॉर a sum of ₹250 lakh as 2,20,000 paid in fully equity share of ₹10 each and balance by bank draft। मतलब हम यहाँ पे थोड़ा पैसा कहाँ से दे रहे हैं, कैश से भी दे रहे हैं। The assets and liability consisted the following plant and machinery, building वगैरह वगैरह, generalize the above transaction। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, नेट असेट्स। देखिए यहाँ पे जो हमने असेट्स परचेस की है वो सारी असेट्स का टोटल कितना है, 2,80,000। क्रेडिटर कितने हैं, 20,000। तो नेट असेट्स हमारी हो जाएगी 2,80,000 माइनस 20,000 इक्वल 2,60,000। परचेस कंसिडरेशन हमने कितना पे किया है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है इस विजय लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000, मतलब हमने ये बिजनेस परचेस किया 2,50,000 पे। परचेस कंसिडरेशन 250 है, नेट असेट्स 260 है, तो हमें सेविंग कितने की हुई है, 10,000 की, और ये 10,000 की सेविंग हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिजर्व। अब जनरल एंट्री बनेगी हमारी, सारी असेट्स डेबिट हो गई, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। विजय लिमिटेड को 2,50,000 पे करना थे, परचेस कंसिडरेशन वो क्रेडिट हो गया है, और कैपिटल रिजर्व जो हमने 10,000 निकाला था वो भी क्या हो गया, क्रेडिट। अब विजय लिमिटेड को सिंपली हम पेमेंट कर देंगे। विजय लिमिटेड अकाउंट डीआर 2,50,000, शेयर्स कितने के इशू किए हैं, 2,20,000 के, इस बार थोड़ा कैश भी दिया है। कैसे निकला है कैश, 30,000। विजय लिमिटेड को पे करना था हमें 250, 2,20,000 के हमने उसे इशू किए शेयर्स, तो रिमेनिंग 30,000 क्या आ गया, बैंक का अमाउंट आ गया। उम्मीद है आपको शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ में आएगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।